तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन किलिंग ए ट्री। ये सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड पोएम, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12, ऑन किलिंग ए ट्री। ये जो पोएम है वो एक पूरा ऐसा पोएम है जिसको बोल सकते हो कि फ्री वर्स है। फ्री वर्स बोलने का मतलब इसमें कोई राइमिंग पैटर्न नहीं है। पोएम में राइमिंग पैटर्न होता है ना, पोएम के लास्ट जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टैली करते हैं, तो ऐसा कोई राइमिंग पैटर्न इसके अंदर नहीं है। एंड द कंपोजर इज जी पटेल। जी पटेल इज़ अ रिनाउंड इंडियन पोएट। वो एक बहुत ही फेमस इंडियन पोएट हैं और उन्होंने काफ़ी प्ले राइट वगैरह भी लिखा है, मतलब ड्रामा वगैरह। पेंटर भी थे, प्रोफेशन से वो डॉक्टर थे, बाय प्रोफेशन ही वॉज अ डॉक्टर। और डॉक्टर होने के साथ साथ ये बहुत कम कॉम्बिनेशन मिलता है कि डॉक्टर भी हो कोई और साथ ही साथ डॉक्टर भी हो और डॉक्टर के साथ साथ वो लिटरेचर में भी इंटरेस्ट रखता हो। खैर ये वाला जो पोएम है इसमें एक खास अट्रैक्शन ये है कि दिस इज़ अबाउट द वेजिटेशन, दिस इज़ अबाउट द प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के बारे में हम सब लोग जानते हैं, साइंस में भी हम लोग पढ़े हैं। और चूंकि ये डॉक्टर हैं तो इन्होंने प्लांट लाइफ, बॉटनी का लाइफ जो होता है उसी को पोएम में कन्वर्ट कर दिया है, एक सुंदर रूप दे दिया है। मतलब रियलिटी ऑफ लाइफ को इन्होंने दे दिया है क्या नाम? पोएट्री का नाम। ऐसा सब जगह होता है, सभी लोग जानते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप सब लोग जानते हो, ठीक है ना, रेस्पिरेशन जानते हो। तो फोटोसिंथेसिस के बगैर तो हम इंसान का जीवन पॉसिबल ही नहीं होगा, उसको इन्होंने पोएट्री बना दिया इतना सुंदर तरीके से। और इस पोएम में जो जीस्ट है, पोएम का जो जीस्ट वो क्या है? तो जीस्ट ये है कि दैट वी ऑल डिपेंड ऑन द प्लांट लाइफ फॉर आवर सर्वाइवल। हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए हम लोग प्लांट लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट डिपेंड होने के बावजूद भी हम लोग उसी को ख़त्म किए जा रहे हैं, उसी को मारे जा रहे हैं। मतलब जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है उसको बचाना नहीं बल्कि उसको और ख़त्म करने के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो देखिए पोएम क्या है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने के लिए काफ़ी समय लगता है, बहुत समय लगता है टू किल अ ट्री। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। नॉट अ सिंपल जैब, टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा हुआ है, स्टोरी जैसा वर्स वर्स नहीं दिख रहा है, पोएम नहीं दिख रहा है, लग रहा है जैसे स्टोरी पढ़ रहे हो। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। जैब किसको बोलते हैं? जैसे आपने किसी के गले में देखा होगा विलन को, कि विलन किसी के गले में ऐसे रखा और ऐसे टांग दिया, इसको बोलते हैं जैब। तो जैब ऑफ नाइफ, चाकू का एक प्रहार से तो नहीं मरता है पेड़ कभी भी। इमेजिन करो बड़ा सा पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, आप चाकू लेके जाओगे और जा कर के पेड़ के तने पे या उसके मोटी शाखाओं पे लगा के ऐसे टांग दोगे एक बार, तो क्या पेड़ मर जाएगा? नो, इट विल नॉट डाई। क्यों नहीं मरेगा भाई? इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। क्योंकि ये जो पेड़ है, इट किसके लिए आया हुआ है? थर्ड पर्सन, पेड़ के लिए आया हुआ है। जहाँ भी इट लिखा रहेगा वो किसके लिए है? पेड़ के लिए। इट हैज़ ग्रोन, पेड़ जो है ना ग्रो किया है, ग्रोन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इट हैज़ ग्रोन, ये पला है, बढ़ा है, काफ़ी हष्ट पुष्ट हुआ है। कैसे हुआ है भाई? स्लोली, धीरे धीरे। कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को कंज्यूम करते हुए, पृथ्वी को कंज्यूम करते हुए। पृथ्वी को कैसे कंज्यूम कर रहा है? हम और तुम क्या कंज्यूम करते हैं? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दूध, दही, सलाद, ये सब खाते हैं, है ना। पेड़ ये सब नहीं खाता है। पेड़ कंज्यूम करता है पृथ्वी के जो लेयर होते हैं ना, अपर स्ट्रेटा ऑफ लेयर, उस लेयर के अंदर बहुत सारी मिनरल्स होती हैं, खनिज लवण। उस खनिज लवण को, मिनरल्स को पौधा खींचता है अपनी बॉडी में। उसके अंदर दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो पानी को अंदर से एब्जॉर्ब करता है रूट के ज़रिए, और फ्लोएम जो होता है वो मिट्टी के अंदर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। और वो वाटर और वो मिनरल जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए पेड़ के सारे शाखाओं में, सारे हिस्से में पहुंच जाता है, जिससे पेड़ को पोषण मिलता है। तो धीरे धीरे पेड़ ने अर्थ से कंज्यूम किया है और कंज्यूम करके वहीं पे राइज आउट हुआ है। राइज आउट मतलब उगना, वहीं पे उगा है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीडिंग मतलब भोजन लेते हुए, खाते हुए। फीडिंग मतलब होता है खाना। जैसे मान लो अगर बोलो, तुम बोलोगे यू फेड ऑन राइस एंड पल्सेस, यू फीड ऑन, तुम इस चीज़ को खाते हो। तो प्लांट किसको खाता है भाई? क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट को। क्रस्ट मतलब ऊपर का लेयर, ऊपर के लेयर को खाता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ लाइट, उसके साथ साथ मिनरल और वाटर को तो अर्थ के क्रस्ट से खाता है, साथ ही साथ सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है।
सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब करता है प्लांट? तो प्लांट के पत्तियों पे स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे छेद, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और वो स्टोमेटा के ज़रिए जो सन का एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी, उसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी को, रेडिएशन को, रेडिएंट एनर्जी को खींचता है स्टोमेटा अपने अंदर। और पत्तियां जो होती हैं ग्रीन ग्रीन दिखती है, वो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर। क्लोरोफिल एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखती है। तो ग्रीन चीज़ें रेडिएशन को, रेडिएंट एनर्जी को टानती हैं, वो उनका खाना होता है। और उनका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तो बाई प्रोडक्ट होता है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लोग छोड़ती हैं और पूरे इन्वायरमेंट, नेचर से वो लोग ऑक्सीजन को खींचती हैं, सनलाइट को खींचती हैं, हवा को खींचती हैं, ज़मीन के अंदर से पानी को खींचती हैं, मिनरल्स को खींचती हैं क्रस्ट से। तो इस तरह से आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। लीव्स का मतलब पत्तियां। तो नई नई पत्तियां उगती हैं। कहाँ से उगती हैं? लेप्रस हाइड, पेड़ का जो पौधा होता है ना, मतलब वो तना, जो पेड़ की जो शाखा होती है, तना होता है, जो मोटा ट्रंक होता है जो जमीन के अंदर से निकला रहता है, ठीक है ना, उसका छिलका ऊपर का देखे हो, उसको हम लोग कोढ़ की बीमारी जैसे लोगों को हो जाती है। अब तो कोढ़ की बीमारी है नहीं दुनिया में, बहुत साल पहले हुआ करती थी। आज से 30-40 साल पहले कोढ़ की बीमारी होती थी। तो उसमें क्या होता था कि स्किन जो होता है ना, पूरा रफ रफ हो जाता है, ब्राउन रफ। स्किन का जो टिश्यूज़ है वो मर जाता है, सेल डेड हो जाता है। तो जब सेल डेड हो जाता है तो उसको बोलते हैं कोढ़ की बीमारी। उसके ऊपर पिंच करोगे तो ना चुभने का दर्द होगा, ना गर्मी का एहसास, ना ठंड का एहसास, कुछ भी फील नहीं होता है। उसको कोढ़ की बीमारी कहते हैं। तो वैसा ही होता है पेड़ का बाहरी छिलका, देखे हो ना? कभी जब तुम लोग पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करोगे तो क्या होगा? अंदर से चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, जा पाओगे? वेट वेट, अब तो बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ उधर, थोड़ा जल्दी करो यहाँ पे। कोढ़ की बीमारी जैसे हो जाती थी पहले। तो आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड, पेड़ का भी जो लेप्रोसाइड होता है, वो लेप्रोसाइड के अंदर से क्या दिखाई देता है भाई? तो नई नई तनाएं निकलती हैं, नई नई शाखाएं निकलती हैं, न्यू ब्रांचेस। थोड़ा साइलेंस रखना, हाँ। सो हैक एंड चॉप, तो पेड़ का भी लेप्रोसाइड से नई तनाएं निकलती हैं, समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब ऐसा मत सोचना कि पेड़ को कोढ़ की बीमारी हो गई है। उसके साथ बस कंपैरिजन किया गया है, जैसे कोढ़ी इंसान का चमड़ा होता है ना, रफ और डेड सेल होता है, वैसे ही। अरे क्या देख रहे हो? अरे 10 दिन नहीं नहाओगे तो अपने आप कोढ़ हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे नहीं होगा। उसको ध्यान से चेक कर रहे हो। तो सो हैक एंड चॉप। अब दूसरा मेथड इंसान यूज करता है। सोचो इंसान कितना बेरहम है। पहले तो एक जैब मारा, नहीं हुआ, अब इंसान दूसरे तरीके इस्तेमाल करता है। सोचो, जो हमें जिंदा रख रहा है, जिसकी बदौलत हम जी रहे हैं, जिसकी बदौलत हम खा पी रहे हैं, उसको मारने के लिए नए नए पैटर्न। अब नया पैटर्न यूज हो रहा है, क्या? हैक एंड चॉप। अब इंसान कुल्हाड़ी लाता है, उसको जोर से हैक करता है और उसको चॉप डाउन कर देना चाहता है, मतलब काट के टुकड़े टुकड़े, जैसे हम लोग सैलेड को चॉप करते हैं ना, खीरा गाजर सब मूली काट देते हैं, ऐसे इंसान क्या करता है? पेड़ को टुकड़े टुकड़े में काटना शुरू करता है। बट दिस अलोन वोंट डू इट। लेकिन इससे भी नहीं मरने वाला प्लांट, इससे भी वो पेड़, प्लांट नहीं बोलना, ठीक है, ट्री, वो ट्री इससे भी नहीं मरने वाला है। क्यों भाई? नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतने पेन से तो कुछ नहीं होने वाला है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये प्रकृति जो होती है ना, प्रकृति सिर्फ हमें देने के लिए बनी है। हमें भोजन देती है, हवा देती है, शुद्ध हवा जीने के लिए, हमें पानी देती है, ठीक है ना, हमें रहने के लिए ज़मीन देती है, प्रोटेक्शन देती है हर तरफ से, मौसम से बचने के लिए, ठंड गर्म सर्दी ऋतु सब आता है, हर तरह का प्रोटेक्शन देती है। और हम लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक से एक बंदोबस्त करते हैं, हम इंसान। लेकिन हमारे बंदोबस्त से पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाती है, ठीक है ना, वो अपने आप को सर्वाइव करके रखती है हर दशा में, हम लोग चाहे जितना भी उसके ऊपर जुल्म ढाए। तो ये पेड़ भी प्रकृति का प्रतीक है, प्रकृति माँ है, पेड़ भी उसका प्रतीक है। हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। इतने दर्द से तो कुछ भी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जो खून बहता हुआ जो बार्क होता है, बार्क मतलब छिलका, पेड़ का जो बाहरी आवरण है उसको बार्क कहते हैं, जो बाहरी लेयर है। तो द ब्लीडिंग बार्क, ये जो ब्लीडिंग करता हुआ बार्क है, ब्लीडिंग मतलब तो खून बहना होता है, तो पेड़ का तो खून नहीं है ना, वो तो रेड ब्लड नहीं निकलता है। उसके खून में आप लोग सुने होंगे, एक तो हेमोग्लोबिन और एक हेमोसाइनिन।
तो हीमोग्लोबिन डालने से क्या होता है, आयरन होता है जिसकी वजह से खून लाल दिखता है, और हीमोसाइनिन पड़ने से क्या होता है, वो वाइट दिखता है, जैसे तिल चट्टे वगैरह होते हैं उनमें भी ब्लड होता है, लेकिन उसको कुछ लोग तो देखो वाइट वाइट निकलेगा, है ना। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर ग्राउंड के एकदम क्लोज से, एकदम नीचे तलवे से, मतलब ग्राउंड के एकदम तलवे से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। पेड़ इतने पे भी नहीं मरता है भाई, पॉज करो। सो कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स का मतलब क्या होता है, कर्ल्ड मतलब ऐसा कर्ली, कर्ली जानते हो ना, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। तो इमेजिन करो कि भाई पेड़ को तो चॉप कर दिया गया, हैक कर दिया गया और चॉप कर दिया गया, करने के बाद विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, जमीन के पास से एकदम नजदीक, जहाँ पे वो पेड़ का कटा हुआ अंश छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, अब वहां से फिर से नए तनाए निकलने शुरू हो जाते हैं, नए स्टेम्स, और वो स्टेम जो निकलते हैं वो कर्ल्ड निकलते हैं, मतलब टेढ़े टेढ़े होके। बहुत सारा तुम लोग पेड़ देखे होगे जो ऊपर कट गया है, अब कट के यहाँ से ऐसा टेढ़ा पेड़ निकल रहा है, या थोड़ा सा डिस्को डांस करता हुआ निकल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, ऐसे ऐसे कर्ल करते हुए निकल रहा है। ट्विग्स किसको कहते हैं, तो पौधे का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको कहते हैं ट्विग्स। ट्विग्स मतलब एकदम पतला, जैसे दातून होता है ना, नीम का दातून वगैरह नहीं देखे हो उसी टाइप से। मिनिएचर बाउज, मिनिएचर, मिनिएचर किस वर्ड से बना है, मिनी, मिनी मतलब छोटा, बहुत ही छोटे छोटे बाउज, बाउज मतलब ब्रांचेस, छोटे छोटे ब्रांचेस वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, विच इफ अनचेक्ड, 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा बिना बोले रह जाओ 5 मिनट, विच इफ अनचेक्ड, जो कि अगर अनचेक्ड रहा, अनचेक्ड मतलब जिसको अगर चेक नहीं किया गया, चेक मतलब होता है रोकना, अनचेक्ड मतलब नहीं रोका गया अगर, विल एक्सपेंड अगेन, तो वो फिर से एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है मतलब फिर से अपने जैसा, पहले जैसा, पहले की तरह एकदम बड़ा हो जाता है, टू फॉर्मर साइज, फॉर्मर मतलब पहले वाला पहले वाला साइज में आ जाता है फिर से। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट पोइट ये बोलना चाह रहे हैं, नहीं इससे भी पौधा नहीं मरता, ऐसा करने से भी पौधा नहीं मरता है, वो पेड़ नहीं मरता है, यानी कि जैब, सिंपल जैब से तो नहीं मरा, हैक एंड चॉप किया उससे भी नहीं मरा, अब कैसे मरेगा भाई, अब तीसरा प्लानिंग करता है, तीसरा तरीका निकालता है इंसान। रोहित थोड़ा पानी देना एक मिनट पॉज कीजिए। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, अब नया तरीका इंसान अपनाता है, वो क्या होता है भाई, पेड़ को मारने के लिए रूट्स को ही उखाड़ो। अब इंसान कहता है क्या करें यार, थक गए मारते मारते, उफ मरने वाला नहीं है, चलो अब क्या करते हैं, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। तो जड़ से उखाड़ने की प्लानिंग बनाता है, और उधर पेड़ बेचारा गिड़गिड़ा रहा होता है बूढ़ी माँ की तरह, पेड़ गिड़गिड़ा रहा होता है कि मत मार बेटा मुझे, तेरी रक्षा करूंगी, तुझे और भोजन दूंगी, तुझे और फल दूंगी, तुझे खाना दूंगी, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सब कुछ पेड़ों से मिलता है ठीक है ना। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, रूट को ही उखाड़ लेना होता है। अब यहाँ देखो पैसिव वॉइस किया हुआ है इन्फिनेटिव का, टू के साथ जब वर्ब आता है ना तो उसका पैसिव जब करते हैं तो टू बी लगा देते हैं, जैसे वी आर टू पुल आउट द रूट, जिसका पैसिव हो जाएगा द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, टू के साथ बी लगा देंगे, तो रूट को खींच के बाहर कर देना है आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, अर्थ को एंकरिंग बोला गया है, एंकर जानते हो, कभी समुद्र के किनारे देखोगे शिप वगैरह में एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, हाँ उसको ऐसे नुकीला होता है कांटेदार, उसको जब फेंकते हैं तो वो जा करके एंकर कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ के शिप को फिर मुड़ने आगे पीछे जाने नहीं देता है, मूवमेंट करने नहीं देता है, अगर एंकर नहीं करेंगे तो शिप पानी में बह जाएगा तो एंकरिंग शिप यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे एंकरिंग अर्थ है, थोड़ा सा वेट करो, एंकरिंग अर्थ, अर्थ एंकर कर लेता है किसको, प्लांट को, प्लांट को एकदम स्टैंडिंग करने में, अपराइट खड़ा करने में रूट का बहुत बड़ा हाथ होता है, अर्थ का बहुत बड़ा हाथ होता है, अर्थ उसको कॉम्पैक्टली पकड़े रहती है एंकर करके। इट इज़ टू बी रोप्ड, इसीलिए क्या करना पड़ता है भाई, उसको उखाड़ने के लिए रोप करना पड़ता है, रस्सी लगानी पड़ती है, टाई करना पड़ता है, फिर रस्सी लगा के बांधनी होती है, एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट, उसके बाद पेड़ को खींचना पड़ता है जोर से, जब खींचते हैं तो फिर एक ही बार तड़तड़ाते हुए आवाज़ होती है और पेड़ उखड़ता है, पूरा रूट्स उसका जो है ना ले दे के अंदर से बाहर निकल आता है, पुल्ड आउट इंटायरली, उसके बाद उसको खींच के बाहर निकालते हैं। अब इसको उखाड़ने के लिए भाई या तो 20 25 50 आदमी की ज़रूरत होती है, 50 आदमी से भी नहीं होगा, तब फिर बुलडोज़र जैसा कोई चीज़ मंगवाते हैं, उसके पावर से खींचते हैं और तब जा कर के पेड़ उखड़ता है। आउट फ्रॉम द अर्थ के, उसके बाद जब वो खड़ जाता है ना, तो वहाँ अर्थ जिस जगह पे वो उगा हुआ था, खड़ा था,
वहाँ पे केव हो जाता है। केव का मतलब तो गुफा होता है, यहाँ गुफा नहीं है, यहाँ पे है गड्ढा, कैविटी। तो कैविटी हो जाती है, जैसे दांत उखड़ता है तो जबड़े में कैविटी हो जाती है, गड्ढा हो जाता है, होल। तो पेड़ को जब उखाड़ते हैं ना तो वहाँ पे कैविटी हो जाता है, केव, खूब गड्ढा सा हो जाता है, क्योंकि उसी जगह पे उसके रूट्स थे। मिट्टी ने रूट्स को पकड़ के जोर से पकड़ा हुआ था, तो जब उखाड़ेंगे तो रूट्स के साथ साथ मिट्टी भी उखड़ जाएगी वहाँ की, तो पूरा गोल गड्ढा हो जाता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और फिर पेड़ का जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज मतलब खुलकर बाहर आ जाता है, एक्सपोज हो जाना। जैसे अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो, तो अब तुम लोग को अभी हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं ना वीडियो में, अभी तुम लोग एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, अभी देखो एक्सपोज कर दिए, एक्सपोज हो गए, तुम सब लोग एक्सपोज हो गए, ठीक है ना, सब लोग एक्सपोज हो गए। एक्सपोज मतलब सबका खुलासा कर दिए, ठीक है ना, हाँ, एक्सपोजर हो गया, ऐसा हो गया। तो द सोर्स वाइट एंड वेट, उसका जो सोर्स होता है, सोर्स मतलब किसका, पेड़ का जो सोर्स है, रूट्स, वाइट एंड वेट, वो पूरा वाइट रहता है, एकदम सफ़ेद। क्यों सफ़ेद है भाई? जिसके ऊपर इतने वर्षों से सनलाइट नहीं गया, जिसके ऊपर धूप नहीं पड़ा, वो वाइट ही तो रहेगा। जब आप लोग शर्ट पहनते हो तो देखना यहाँ का कलर कैसा है, ब्राउन है, और यहाँ देखो कितना, ये एक्सपोज नहीं रहता है, तो ये थोड़ा सा फेयर दिखेगा, गोरा दिखेगा, और ये थोड़ा सा धूप में रहता है तो काला दिखेगा। इसीलिए जो रूट्स है वो वाइट होता है, एंड वेट होता है। वेट का मतलब गीला। तो भाई गीला क्यों है? क्योंकि मिट्टी के अंदर है, और फिर वो हमेशा पानी खींचने का काम कर रहा है, खाना खींचने का काम कर रहा है, इसलिए गीला होता है। द मोस्ट सेंसिटिव, इससे ज़्यादा सेंसिटिव तो पेड़ का कुछ होता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ यही है, क्या? रूट्स। हिडन फॉर ईयर्स, बरसों से छिपा हुआ है, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर बरसों से छिपा है। बरसों से बोलने का मतलब कोई पेड़ 100 साल पुराना, कोई पेड़ 200 साल पुराना। अब हम लोगों का ये जो बोटेनिकल गार्डन का पेड़ है वो तो 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है, उसके रूट्स एकदम अंदर छिपे हुए हैं। देन द मैटर, अब देखो इंसान अभी पे भी शांति नहीं हुआ। अब क्या करता है इंसान, उसको भी ख़त्म करना चाहता है। कैसे? क्योंकि रूट्स अगर ऐसे निकाल के छोड़ दोगे ना तो वो रूट्स फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर वो वहाँ से खाना पानी टानने लगते हैं, और फिर उसके ऊपर फूल फल पैदा होने लगेगा, और बेचारा लेटे लेटे भी तुमको जान देगा, तुमको फल देगा, तुमको फ्रूट देगा, तुमको फ्लावर देगा, लेटे लेटे भी। तो अब इंसान क्या करता है ना, अभी भी उसको छोड़ता नहीं है। स्कॉर्चिंग, मारने पे तुल गया है, नेचर को बर्बाद करने पे तुल गए हम इंसान। अब इंसान उसको झुलसाता है, स्कॉर्च करवाता है, रूट्स को बाहर छोड़ देता है खुले में, गर्म हवा, धूप झेलने के लिए, और झेलते झेलते वो रूट्स चोक्ड हो जाता है। चोक्ड होने का मतलब उसकी सांसें बंद होने लगती हैं, उसका गला ऐसा लगता है जैसे किसी ने दबा दिया हो, चोक्ड हो जाता है, ठीक है। इन सन एंड एयर, धूप और गर्म हवा में। फिर धीरे धीरे वो रूट्स ब्राउन होने लगता है, झुलस जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। और जब ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर अब वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, तो अब हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। ट्विस्टिंग, विदरिंग, उसके बाद फिर इंसान अभी भी नहीं छोड़ता, उस रूट्स को जाके ट्विस्टिंग करता है, ऐंठता है, जैसे कपड़े को ऐसे निचोड़ते हैं ना, रूट्स को ऐसे ऐसे ऐंठता है, और उसके बाद फिर रूट्स मुरझा जाता है, एंड देन इट इज़ डन। उसके बाद फाइनली ट्री मर जाता है, अब जाके मरता है। तो आशा करते हैं समझ में आया। वीडियो को बार बार देखिए, और उसके साथ साथ पोएम को भी पढ़िए। बिना पोएम को पढ़े सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो देख के पोएम भी देखिए, पोएम देख के वीडियो भी देखिए बार बार, तब जाके समझ में आएगा क्लियर।